मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जिसे दोस्तों अनुसूचियाँ कहा जाता है या फिर शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम इस पर एक एक करके बात करेंगे। ये बहुत ही शानदार सेशन है, तो फिर देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और बहुत सारी जानकारियाँ आज हम आपको अतिरिक्त प्रकार से देना चाहते हैं। चलिए, जो आप कभी शायद सुने भी ना हो, ऐसे ऐसे नाम आने वाले हैं अभी आपके सामने कि आप देखते रहिएगा दोस्तों, क्या मज़ा आता है। ठीक है, आइए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ, इनको कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अनुसूचियाँ आखिर क्यों संविधान में हैं ये जान लीजिए। तो आप जानते हैं, जब क्या होता है, कोई अतिरिक्त भाग संविधान में जोड़ने की जब बात आती है, तो वह कहाँ जोड़ी गई है अतिरिक्त पार्ट्स? तो वह अनुसूचियाँ में जोड़ी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान का अंग भैया हमारा अनुच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, आप पूरा पार्ट्स देखते हैं, भाग नज़र आता है, पूरा आपको एक एक तरह से दिखाई देता है। लेकिन जो अनुसूचियाँ भी हैं दोस्तों, यह भी संविधान का भाग ही है, लेकिन अतिरिक्त हैं। क्या है? अतिरिक्त हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो जो मूल संविधान था, याद रखिएगा, मूल संविधान का मतलब यहाँ समझते हैं, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारी कुल अनुसूचियाँ थी, उनकी संख्या क्या थी दोस्तों? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यह 12 अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, इन्हीं पर एक एक करके हमें चर्चा करनी है, जो बहुत शानदार है, देखने की बातें हैं। आइए दोस्तों, पहली अनुसूची पर बात करते हैं, प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए था। इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत भारतीय राज्यों को परिभाषित किया गया है। किसको? भारतीय राज्यों को, मतलब यहाँ से लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्यों को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, किया गया है। तो आप जान लीजिए, इसके अंदर किसको परिभाषित किया गया है? राज्यों को परिभाषित किया गया है, अर्थात, ठीक है, अर्थात 28 राज्यों, ठीक है, 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, संघ शासित प्रदेश को परिभाषित किया गया है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश को परिभाषित किया गया है। किसको? संघ शासित प्रदेश को परिभाषित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, संघ शासित प्रदेश हमारे कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में ही मिलता है। ये बातें याद रखिएगा, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो जब कभी, ठीक है, जब कभी संसद द्वारा नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश को बनाया जाता है या समाप्त किया जाता है, तो प्रथम अनुसूची में
अनुसूची में संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक, तो प्रथम अनुसूची में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। यहाँ से भी बातें आप जान सकते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए तेलंगाना, जैसे यहाँ लिख सकते हैं जैसे, ठीक है, जैसे क्या हुआ, तेलंगाना नया राज्य आया था, ठीक है, तेलंगाना नया राज्य आया तो प्रथम अनुसूची में संशोधन हुआ। जम्मू कश्मीर नया, जी हाँ दोस्तों, नया राज्य जो था, मतलब राज्य जो था उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, तो संशोधन कहाँ किया गया, इसमें किया गया प्रथम अनुसूची में। दमन दीव का नाम सुने होंगे, दमन व दीव अभी क्या किया गया, दमन और दीव को दादर व नगर हवेली में मिलाया गया, दादर व नगर हवेली में मिलाया गया। तो दोस्तों कहाँ संशोधन हुआ, प्रथम अनुसूची में संशोधन हुआ। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की बातें करना भी जरूरी है। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले आखिर राज्य क्या है और संघ शासित प्रदेश में अंतर क्या है, संघ शासित प्रदेश में अंतर क्या है, तो दोस्तों राज्य वह है जहाँ एक विधान मंडल होती है जो कानून बनाती है, क्या बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या होता है, एक राज्यपाल होता है, एक क्या होती है दोस्तों, मंत्री परिषद होती है, एक क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सूची के विषय होते हैं, ये सब क्या है दोस्तों, मिल करके राज्य में है। लेकिन संघ शासित प्रदेश में, जी हाँ दोस्तों, कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है। कौन बनाता है, संसद बनाती है। यहाँ पर क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है, उपराज्यपाल होंगे या तो फिर प्रशासक होंगे, या फिर क्या होंगे, प्रशासक होंगे। साथ ही साथ यहाँ मंत्री परिषद जी नहीं है, ना तो विषय इनको प्राप्त हैं। तब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली और पुदुचेरी आपके दिमाग पे चढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली है और पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी, ये दोनों इसके अपवाद हैं। दिल्ली और पुदुचेरी क्या है, इसके अपवाद हैं, आपको यहाँ से समझना चाहिए। अब देखिए जो दिल्ली है, ठीक है, तो यहाँ दिल्ली और पुदुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के, याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह राज्यों को सारे विषय मिले हैं वह इन्हें नहीं मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये था पूरा प्रथम अनुसूची के बारे में, जो हमने एक एक बारे में बातें की, अच्छे से किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों द्वितीय अनुसूची के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरी अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो द्वितीय अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं, जो हमारे क्या हैं, संवैधानिक पद हैं, उनको दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। तो याद रखिएगा समस्त, ठीक है, समस्त संवैधानिक, जी हाँ दोस्तों, समस्त संवैधानिक, जी हाँ, समस्त संवैधानिक संवैधानिक पदों के वेतन का उल्लेख, वेतन है, वेतन का उल्लेख कहाँ भैया, उल्लेख आपके नहीं भैया, द्वितीय अनुसूची में है। समस्त संवैधानिक पदों के वेतन का उल्लेख कहाँ है, द्वितीय अनुसूची में है। अब संवैधानिक पद कौन कौन है, जैसे आप जानते हैं ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में है, तो राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का है, न्यायाधीशों का है, किसका, न्यायाधीशों का है, जी हाँ दोस्तों, न्यायाधीशों का है, सभापति, उपसभापति का है, सभापति, ठीक है, सभापति तथा उपसभापति तथा उप
सभापति, कहाँ का भैया, उपसभापति। तो जी हाँ दोस्तों, सभापति, उप सभापति। फिर आप कहनी राज्यसभा का, ये राज्यसभा के है, ठीक है। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए कहाँ के भैया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए भैया लोकसभा के, कहाँ के, लोकसभा के। फिर आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। तो इस तरह दोस्तों कहने का मतलब जो ये संवैधानिक पद हैं उनके वेतन का उल्लेख कहाँ है, उनके वेतन का उल्लेख है आपके अनुसूची 2 में, ठीक है। अनुसूची कहाँ है, 2 में। लेकिन दोस्तों जब यहाँ मैंने उपराष्ट्रपति लिख दिया है, भले उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, भले उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, लेकिन उपराष्ट्रपति को वेतन, जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, वो पद उनको वेतन मिलती है सभापति के रूप में। किसके रूप में, सभापति के रूप में। तो याद रखिएगा यहाँ उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 2 में, ठीक है, अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति के वेतन का, ठीक है, वेतन का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। आइए दोस्तों अगला अनुसूची 3, ठीक है, तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची, कौन सी, तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या है दोस्तों, विभिन्न पदाधिकारियों, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख, ठीक है। अब जैसे दोस्तों कौन किस बात की शपथ लेगा, ठीक है, कौन किस बात की शपथ लेगा, जी हाँ दोस्तों, इसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुसूची 2 में है। जानते हैं आप, कोई पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, कोई संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा का शपथ लेता है, कोई संविधान के प्रति प्रतिरक्षा इसकी शपथ लेता है, कोई संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। तो इन सब का जो उल्लेख है दोस्तों, वह किस बात की शपथ कौन लेगा, वह याद रखिएगा तृतीय अनुसूची में है। तो जैसे आप जानते हैं न्यायाधीश हो गए, ठीक है, न्यायाधीश, समस्त न्यायाधीश के अर्थात शपथ का उल्लेख हो गया, समस्त मंत्रियों के शपथ का उल्लेख हो गया, किसके, मंत्रियों के शपथ का उल्लेख हो गया। तो ये सब कहाँ है, आपके तीसरी अनुसूची में है। लेकिन नोट करने की बात क्या है, नोट बहुत शानदार है। नोट करने की बात यह है दोस्तों आपकी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के वेतन का उल्लेख, के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है, 3 में नहीं है, ठीक है, नहीं है। तब कहाँ है दोस्तों, तब आपको बता दें इनसे संबंधित अनुच्छेद में है, इनसे संबंधित अनुच्छेद में है, ठीक है, इनसे संबंधित अनुच्छेद में है। अब आप कहेंगे सर हमको ये बताइए, ठीक है,
कि शपथ क्या राष्ट्रपति नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं, लेकिन ये सारे प्रावधान जो इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं उनमें दिया गया है। जैसे मान लीजिए राज्यपाल की ही शपथ को चलिए ले लेते हैं। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। ठीक है, अनुच्छेद 159 में है। चलिए आइए एक प्रश्न बनाते हैं। कथन ये है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। क्या? पहला ये तो कथन हो गया। कारण क्या है? राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वह अनुसूची, जी हाँ दोस्तों, 2 के अनुसार नहीं लेते हैं। ठीक है, तब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? का कथन सही, कारण सही, और ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि कथन सही कारण गलत, और यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर तीसरा हो जाएगा कि भैया कथन और कारण दोनों गलत। तो इस तरह आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है। आपको एकदम सही बात है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और यह अनुसूची 3 के अनुसार शपथ नहीं लेते हैं। अनुसूची 3 के अनुसार शपथ, अगर मैंने अनुसूची 2 बोल दिया हूँ प्रश्न में तो माफ़ी कर दीजिएगा। अनुसूची 3 के अनुसार यह शपथ नहीं लेते, बल्कि यह, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। किसके तहत लेते हैं? अनुच्छेद 159 के तहत लेते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं, बहुत शानदार। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अनुसूची 4। ठीक है, अनुसूची 4, अनुसूची 4 के चतुर्थ अनुसूची ऐसे लिख सकते हैं, चौथी भी लिख दोगे तब भी चलेगा, संस्कृत हटाइए, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चौथी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख है। राज्यसभा सीटों के, ठीक है, सीटों के आवंटन का उल्लेख है, आवंटन का उल्लेख है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा की सीटें हैं, जिस राज्य में जितनी जनसंख्या उस राज्य में उतनी राज्यसभा सीटें, तो जनसंख्या के आधार पर होती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारा संसद है तो संसद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 79 में है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। एक क्या होता है दोस्तों? लोकसभा होता है मान लीजिए, और दूसरा कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा। मान क्या लीजिए 100% है। तो दोस्तों लोकसभा में इस समय कुल कितना? 543 सीट है। अब ये नहीं कि 545 वहाँ पर झीरा करना शुरू कर दिए, सर आप गलत बता रहे हैं दोस्तों। अब आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते थे उसको 126वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा में कितना है? तो दोस्तों 245 हैं। लोकसभा में कितना है? 245 हैं, और 245 में अर्थात 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो 233 होते हैं, जो कितना? 233 हैं, ये कहाँ से आएंगे? किन किन राज्यों से कितने कितने आएंगे? इसका उल्लेख अनुसूची 4 में है। ठीक है, याद रखिएगा हनी। तो यहाँ से भी बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची, ठीक है, प्रथम अनुसूची और साथ ही साथ चौथी अनुसूची में आपस में संबंध है। चौथी अनुसूची में आपस में क्या है दोस्तों? संबंध है। जब कोई राज्य का अस्तित्व समाप्त होगा या फिर नए राज्य अस्तित्व में आएंगे तो हमेशा प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची दोनों में संशोधन होता है। ठीक है, दोनों में बदलाव होता है। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? देख सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार बनते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे भी बहुत शानदार प्रोसेस है अपने आप में। किसका? 5वीं अनुसूची का। बहुत महत्वपूर्ण है 5वीं अनुसूची। ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों क्या कहता है?
पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या कहती है दोस्त? पांचवी अनुसूची ये कहती है दोस्तों कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित, ठीक है, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, यह अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के ही लोग रहते हैं। तो ये है अनुसूचित जो जाति होती है और अनुसूचित जो जनजाति होती है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जाति, चाहे हम इसको पहले भी लिख सकते थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित, चलिए लिख देते हैं, नहीं कहीं गलत ना हो जाए आप लोग दिमाग में। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जनजाति के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और प्रबंधन से क्या है? संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझने की बातें क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बहुत शानदार बातें यह हैं आपको समझाने की कि जो अनुसूचित जाति है इसको क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट कहते हैं। अनुसूचित जो जनजाति है इसको क्या कहते हैं? इसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब देखिए दोस्तों, जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट तो चलिए भाई बहुत बड़े क्षेत्रों में, जी हाँ दोस्तों, अधिकतर राज्यों, एक दो राज्य को अगर मैं छोड़ दूँ तो पूरे भारत में जी हाँ दिखाई देती है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति को भी अगर 2-4 राज्यों 10 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर भारत के पार्ट्स में दिखाई देती है। तो ये पूरे भारत के जितने भी अनुसूचित जनजाति के जो दोस्तों क्षेत्र हैं उनसे यह संबंधित है। अब 2-3 बातें हैं कि अनुसूचित जनजाति आखिर कौन होते हैं। तो पहले इन्हें जी हाँ दोस्तों आदिम जातियों के नाम से जाना जाता था। आदिम जातियाँ, ठीक है, आदिम जातियों के नाम से जाना जाता था, या फिर जी हाँ कहने का मतलब ये है आदिम जनजाति एक तरह से, ठीक है, क्या आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता था, जनजाति के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इन्हीं को आदिवासी भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? आदिवासी भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या है, जो इनकी संस्कृति है, इनकी वेशभूषा है, इनकी रहन सहन है, इनका जो अर्थात एक तरह से दोस्तों पहनावा ओढ़ावा है, साथ ही साथ इनका खान पान है, वो सब हम लोगों से भिन्न है। यह प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति में जीते हैं, जंगलों में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें अर्थात दोहरे विवाह के भी जैसे अर्थात प्रावधान है। लेकिन दोस्तों हमारी तरफ क्या है, जो कानून बनते हैं वो एक विवाह का ही संबंध स्थापित करने की बात करते जैसे हिंदू में। तो जब ऐसे कानून आने लगा तो यहाँ से आवाज़ उठने लगी, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, आदिम जातियों की आखिर हमारे अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त होने लगेंगे। तब दोस्तों क्या होता है, इनकी ही अर्थात बचाव के लिए एक नाम है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने क्या किया था दोस्तों, अर्थात इनके हक के लिए लड़ा था। इसीलिए दोस्तों
आज भी जो अर्थात अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं वह जयपाल सिंह का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी नाम बड़े गर्व से लेते हैं ये लोग, जयपाल सिंह कहानी। तो दोस्तों आपको बता देनी, इसी तरह के बचाव के लिए जब बातें आती हैं तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो बड़े दिव्यदर्शी थे। उनको मतलब पता था जैसे कि आगे समस्याएं आने वाली हैं, तब उन्होंने विशेष प्रावधान करके इनके लिए विशेष बातें संविधान में डाली ताकि इनके अधिकारों का भी बचाव किया जा सके नहीं। तब जी हाँ दोस्तों, उसी के लिए भारतीय संविधान में अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जो पूरे भारत के लिए है उसका। अच्छा, कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जाति का क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज़ नोट कर लीजिए। अच्छा, अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होता है, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए एक कोई एरिया है। अब यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, एसटी वाले लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? एसटी वाले लोग रहते हैं। तो इसी क्षेत्र को क्या होता है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित किया जाता है, जहाँ पर जी हाँ दोस्तों जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी आप समझ सकते हैं बातों को बहुत ध्यान से। इन्हीं आगे देखिए दोस्तों, आगे है 6वीं अनुसूची। क्या? 6वीं अनुसूची। अब देखिए जो 6वीं अनुसूची है, उस 6वीं अनुसूची में क्या है? ठीक है, 6वीं अनुसूची में आखिर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 6वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों की बातें की गई हैं। 4 राज्यों की बात की गई है। ठीक है, 4 राज्यों की बात है। कौन कौन दोस्तों? असम है, ठीक है, असम है, फिर मेघालय है, फिर कौन है? त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये सिर्फ 4 राज्यों के अर्थात जी हाँ दोस्तों जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग, जनजाति के लोगों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, प्रशासन के बारे में उल्लेख है, प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, नो डाउट। अब हम लोगों से याद रखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ का सुधार है, वो ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, बहुत। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, ये लोग हरकतें भी खूब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन इनको समझाने के लिए जी हाँ दोस्तों अलग से विशेष प्रावधान किया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण बात है ना। जी हाँ दोस्तों, तो अनुसूची 5 और अनुसूची आपका याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी 6 है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। क्या थोड़ा सा अंतर है? अगर आप देखेंगे, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अनुसूची जो 6 है, अनुसूची जो 6 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूची 6 में सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें की गई हैं? अनुसूची 6 में सिर्फ और सिर्फ जो बातें की गई हैं, 4 राज्यों की बातें की गई। कितने राज्यों की बात की गई हैं? 4 राज्यों की बात की गई है। बाकी अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित जाति जो पूरे भारत में है उसकी बातें की गई। दोनों में डिफरेंस देखें, सिर्फ इतना सा नज़र आ रहा है कि एक में अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की बात की गई है,
जो अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति की बात की गई वो पूरे भारत की अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, जबकि 6वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों का, किसका किसका, जी हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में बात किया गया है। तो इस तरह हमने कह दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा ही कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची। अब देखिए दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिए। आइए दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे दोस्त नीरज सर की बहुत बड़ी क्लास लगी हुई थी, तो उन्हीं से थोड़ा बातें करने गए थे। 1 मिनट, हम कहें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, बहुत शानदार बात है, देखिएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। किसके? केंद्र राज्य केंद्र राज्य, बीच में डैश लगा लिया, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। किसके? शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, ठीक है, बंटवारे का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, अपने आप में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ से देखिएगा बहुत शानदार बात, यहाँ से क्या समझने वाली बातें हैं कि जैसे इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। कितनी? 3 सूचियाँ। अब ये 3 सूचियाँ कौन कौन हैं? तो देखिए 3 सूचियाँ कौन कौन हैं। जैसे पहली सूची है संघ सूची, ठीक है ना दोस्तों, कौन है? संघ सूची है। फिर उसके बाद कौन है? दूसरी है राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची है। और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। अब देखिए जो संघ सूची है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, ठीक है, और वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले कुल कितने विषय थे? याद रखना 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। देखिए संघ सूची पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र को बनाने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है, याद रखिएगा दोस्तों, वह सिर्फ राज्य को है। लेकिन अगर ऐसा कोई विषय लगता है जो राष्ट्रीय महत्व का राज्य सूची का विषय हो गया है, तब दोस्तों क्या होता है, राज्यसभा अगर अगुवाई करती है 2/3 सदस्य से, जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव को पारित करती है, तब उस राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन शुरुआत राज्यसभा ही करेगी। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपस में ये टकराते हैं, तो जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है वह प्रभावी रहेगा। जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है वो क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा, मान्य रहेगा। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हैं, केंद्र प्लस राज्य दोनों। अब देखिए दोस्तों, जैसे केंद्र के विषय में अगर हम बात करें कि कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे 100 हैं, तो 2-4 का तो नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा ना। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका पहले ले लो संचार। संचार किसके हाथ में है? जी हाँ दोस्तों। फिर रक्षा किसके हाथ में है? फिर उसके बाद विदेशी मामले किसके हाथ में है?
जी हाँ दोस्तों, इसी के मामले हाथ में है। रेलवे किसके हाथ में, इसी के मामले में है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप कहानी और बहुत सारे मामले हैं, जैसे जनगणना हो गया। ठीक है, जनगणना किसके हाथ में है, इसी के हाथ में है। साथ ही साथ नागरिकता जिसको कहते हो, केंद्र के हाथ में है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। फिर उसके बाद आप कहानी शेयर बाजार। ठीक है, शेयर बाजार किसके हाथ में है, इसी के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, बीमा पॉलिसी, जी हाँ यही के हाथ में है। तो इस तरह कहने का मतलब बहुत सारे विषय, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किसके विषय माने जाते हैं, केंद्र के विषय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट याद रखिए भले केंद्र के पार्ट में आता है, लेकिन दोस्तों वह स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपको यहाँ से जानना चाहिए था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सूची के विषय में अगर हम बात करें, किसके विषय में, राज्य सूची के विषय में अगर हम बात करें, तो राज्य सूची के विषय में जैसे कृषि हो गई, भूमि हो गई, ठीक है ना दोस्तों, पुलिस हो गए। ठीक है, ये सब किसके विषय माने जाएंगे, राज्य सूची के विषय माने जाएंगे, याद रखिएगा नहीं। फिर उसके बाद समवर्ती सूची के मतलब कौन से विषय माने जाएंगे, जैसे स्थानीय स्तर पर मेले वेले लगते हैं ये। जी हाँ दोस्तों, जो अर्थात आपके विवाह शादी तलाक उलाक जो है, याद रखिएगा, वन हो गया, शिक्षा हो गई, ये सब किसके विषय हैं, अर्थात समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, इसको बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं दोस्तों, अगला पार्ट देखते हैं। और आगे है 8वीं अनुसूची। कौन सी है, 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची की बात आई है, तो 8वीं अनुसूची का उल्लेख, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए आखिर है कहाँ ना। 8वीं अनुसूची का उल्लेख आखिर है कहाँ, हमें इस बात की तो जानकारी होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं। तो देखते हैं क्या बातें हैं यहाँ पर समझने की। तो जो 8वीं अनुसूची है हमारी, जो क्या है, 8वीं अनुसूची है, ठीक है, इसमें किस बात का उल्लेख है, तो भाषा का उल्लेख है। किसका, भाषा का उल्लेख है। और कौन सी भाषा, तो संवैधानिक भाषा। कौन सी भाषा, तो संवैधानिक भाषा का उल्लेख है। अब भाषाएं, जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन थी, 14 भाषाएं। कौन कौन सी, तो जैसे आपका हिंदी हो गया, जैसे आपका संस्कृत हो गया, आपकी तेलुगु हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, असमिया हो गई, बंगाली हो गई, ठीक है ना दोस्तों, कन्नड़ हो गई। तो इस तरह की जो उर्दू हो गई, जो इस तरह की भाषाएं थी, ये मूल संविधान में थी, मूल संविधान में थी। तो 14 भाषाएं कहाँ थी, मूल संविधान में थी। फिर क्या होता है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 15वीं भाषा कब आती है, तो 15वीं भाषा आपकी सिंधी है। कौन सी है, ध्यान से देखते जाइएगा, सिंधी है 15वीं भाषा। और यह 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1968, ठीक है, सॉरी 1967 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपकी आती है कौन कौन भाषा, 16वीं भाषा आती है, 17वीं भाषा आती है और 18वीं भाषा आती है। याद रखिएगा, ये बहुत शानदार पार्ट्स है जो आपको समझना चाहिए। आप अगर नहीं समझते हैं तो सच में फिर आप परेशान तो होंगे ही होंगे, और साथ में हमें भी परेशान करेंगे। तो इसमें जो आती है दोस्तों, वह कौन कौन आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16वीं 17वीं तो नेपाली आती है, नेपाली भाषा। याद रखिएगा, नेपाली भाषा। अब आप कहोगे सर हमारा देश तो नेपाल है नहीं, लेकिन पड़ोसी तो है, मणिपुरी आती है। कौन सी आती है, मणिपुरी भाषा आती है। और साथ ही साथ फिर कश्मीरी भाषा। ये 3 भाषाएं अर्थात जोड़ी जाती हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से समझ सकते हैं। अब 16वीं हो गई, 17वीं हो गई, 18वीं हो गई, और नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी की बातें हो गई ना। जी हाँ दोस्तों, तो इसको कब जोड़ा गया ये प्रश्न आता है। तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1992 में, तभी जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन। फिर अगला पार्ट्स क्या बनता है, 19वीं भाषा, 20वीं भाषा, 21वीं भाषा और 22वीं भाषा। तो 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं तो जो बनी है ध्यान से देख लीजिए। बोडो आई है, जी हाँ दोस्तों, बोडो। फिर आपकी डोगरी आई है, डोगरी आई है। फिर आपकी मैथिली भाषा आई है, और फिर आपकी संथाली आई है। जी हाँ दोस्तों, संथाली। और इसे कब, जी हाँ दोस्तों, तो इसको आपको पता होना चाहिए। एक संविधान संशोधन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 में, तभी उसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था ना, उसको जी हाँ दोस्तों स्थान दिया गया था। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में क्या है दोस्तों, वर्तमान में जो हमारी अनुसूची 8 है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं, उसमें कुल 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो जब किसी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल जाता है तो उससे कामकाज शुरू हो जाता है, ठीक है, उससे कामकाज। भोजपुरी, राजस्थानी, जी हाँ दोस्तों, ऐसी भाषाएं क्या हैं, अपने हैं, जी हाँ दोस्तों, लगी हुई हैं मान्यता प्राप्त कराने के लिए। तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची में। अब बहुत शानदार सेशन है ये 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं पर हमको नज़र आते हैं। 9वीं अनुसूची ही में क्या है दोस्तों, किस बात का उल्लेख है, ये बातें आपको समझना चाहिए था ना 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में ऐसी बातों का उल्लेख है जिसके खिलाफ, जी हाँ दोस्तों, क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची, ऐसी विधियों का उल्लेख, ऐसी विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में है जिनके खिलाफ, ध्यान से समझते जाइएगा, जिनके खिलाफ, ठीक है, खिलाफ न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, ठीक है, नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ऐसी विधियों का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में जिनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे की बातें समझते हैं। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप जानते हैं कि जैसे हमने सरकार बताया था शुरू में ही, याद करिए, तो हमने कहा था सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन है, चाहे विधायिका कह लो या फिर व्यवस्थापिका कह लीजिए। विधायिका है लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव है अर्थात कार्यपालिका है, ठीक है। कौन है भैया, कार्यपालिका है। और तीसरी है हमारी न्यायपालिका। तीसरा क्या है, हमारी न्यायपालिका है। अगर, जी हाँ दोस्तों, विधायिका क्या करती है, कानून निर्माण करती है। क्या करती है, कानून निर्माण करती है। और कानून का, जी हाँ दोस्तों, पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन कौन करती है, न्यायपालिका करती है। या समीक्षा कौन करती है,
आपकी नहीं न्यायपालिका करती है। अगर पा जाती है गलत कानून तो इसे विधि शून्य भी घोषित कर सकती है, ठीक है ना, विधि शून्य घोषित कर सकती है दोस्तों। लेकिन 9वीं अनुसूची में ऐसा क्या हुआ कि जिसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी समय आता है दोस्तों राज्यों में नहीं भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून क्या है, देखिए बहुत शानदार बातें हैं। बातें अगर हम करें तो 1 घंटा से ज़्यादा इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये भूमि सुधार कानून। जी हाँ दोस्तों, भूमि सुधार कानून आता है और इसमें क्या होता है, अर्थात जो बड़े बड़े, जी हाँ दोस्तों, ज़मींदार हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, जिनके पास अधिक भूमि है, बहुत अधिक भूमि है, ठीक है, अधिक भूमि है। अब क्या है दोस्तों, ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि जिसके तहत क्या होगा, जिनके पास अत्यधिक भूमि है वह भूमि क्या होगी, जिनके पास नहीं है उनमें वितरित कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, उनमें वितरित कर दी जाएगी जिनके पास नहीं है भूमि। ऐसे कानून आने लगे दोस्तों, राज्य कानून बनाना शुरू कर दिए, राज्य कानून बनाना शुरू कर दिए। अंततः क्या हुआ दोस्तों, बिहार राज्य में कानून बना, बिहार राज्य में कानून बना भूमि सुधार कानून। और इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, जो बड़े बड़े जिनके पास, जी हाँ दोस्तों, संपत्ति थे उनको क्या किया गया दोस्तों, जो ज़मीनें थी मतलब कृषि या नहीं कृषि, तो जिनके थे उनको वितरित किया जाने लगा। तब क्या हुआ, बिहार राज्य में क्या किया गया भैया, न्यायालय में चुनौती दी गई। कहाँ, न्यायालय में चुनौती दी गई। और जब न्यायालय में चुनौती दी गई तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो वहाँ का जो न्यायालय था, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने, जी हाँ, इसके खिलाफ आ गए, ठीक है, इसके खिलाफ आ गए कि दोस्तों न्यायालय क्या कहा कि नहीं, कानून नहीं बना सकती है सरकार, कानून सरकार नहीं बना सकती है। फिर अब क्या होता है दोस्तों, इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि दोस्तों सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सही है। अब देखिए, एक हाई कोर्ट कह रहा है गलत है और एक हाई कोर्ट कह रहा है सही है। अब बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया ना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता है। अच्छा, एक प्रश्न आता है, जो बिहार उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है वो किस नाम से, जी हाँ दोस्तों, जानी जाती है, तो याद रखिएगा, एक कामेश्वर, ठीक है, कामेश्वर का नाम याद रखिएगा। इनका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, कामेश्वर सिंह बनाम, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मामला है, यहाँ बिहार राज्य मामला, ठीक है, बिहार राज्य मामला 1951 के नाम से ये दर्ज है, ठीक है, 1951, ठीक है, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला 1951 कहानी। अब क्या हुआ दोस्तों, एक हाई कोर्ट कहती है गलत है, दूसरा हाई कोर्ट कहती है सही है, और साथ ही साथ भारत के अधिकतर राज्यों में नहीं, जब ये कानून बनने लगा तो हर जगह क्या होने लगी दोस्तों, चुनौती मिलने लगी। तब दोस्तों सरकार क्या होने लगी कि नहीं, जो केंद्र में बैठी सरकार थी उन पर राज्य सरकारों ने क्या किया भैया, दबाव डालना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे बिहार सरकार थी तो कहा देखिए आपके बनाए जैसे कानून पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये कानून कहाँ आया था, केंद्र में आया था, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। तो कहा हम तो आपके बनाए गए कानून के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, कार्य कर रहे हैं, न्यायालय गलत ठहरा दे रही है, तो हम क्या करेंगे ऐसा आखिर, ठीक है, हम लोग ऐसा क्या करें कि बचें इससे। तब क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, तब जी हाँ दोस्तों, जो पंडित नेहरू की सरकार, पंडित नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय अंतरिम सरकार में थे। किस में थे, अंतरिम सरकार में थे, अंतरिम सरकार में थे। आपको पता होना चाहिए
तब देश के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ। तब देश के अंदर क्या होने लगा, विरोध उत्पन्न होने लगा कि अंतरिम सरकार तो ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह तो एक तरह थोड़े समय के लिए बनी थी अंतरिम सरकार, और संशोधन करने की बात आई दोस्तों कि आखिर संशोधन किया जाए। तब आपको पता होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, देश के अंदर प्रथम संविधान संशोधन होता है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन होता है। मात्र 16 दिन के अंदर क्या होता है, यह संशोधन होता है। दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। तो मात्र क्या होता है, 16 दिन के अंदर, मात्र क्या है, 16 दिन के अंदर आपका यह संशोधन होता है। ठीक है, कितने दिन के अंतर होता है, तो 16 दिन के अंदर यह संशोधन होता है। और कब होता है, तो 1951 में, जून 1951 में होता है। याद रखिएगा दोस्तों यह संशोधन। और इसी संशोधन के तहत आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31A और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31B, 2 नए अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, 2 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। जब यह 2 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, तो जो 2 नया अनुच्छेद मतलब 31B था, 31A नहीं दोस्तों, याद रखना 31B, इसी में कहा गया था कि भैया कुछ ऐसे कानून हैं जिनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा, यही अनुच्छेद 31B था जिसमें क्या कहा गया, ये कहा गया कि दोस्तों कुछ कानूनों के खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुछ कानूनों के खिलाफ, कानूनों के खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। और जो मामले किससे जुड़े होंगे, 9वीं अनुसूची से। इसी के तहत प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। बातें समझ में आई, 9वीं अनुसूची। अब क्या हुआ दोस्तों, जब ऐसा प्रथम संविधान संशोधन हुआ और अंतरिम सरकार ने किया, जी हाँ दोस्तों, तब क्या होता है, याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन के खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी गई। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी गई। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, के खिलाफ, प्रथम संविधान संशोधन के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ शंकरी प्रसाद। याद रखिएगा, याद रखने वाली बातें हैं यहाँ पर से, कौन सा, शंकरी प्रसाद, ये शंकर वाला सा रहेगा, शंकरी प्रसाद, याद रखिएगा, प्रसाद, जी हाँ दोस्तों, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1991, ठीक है, 1951, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, भारत संघ, जी हाँ दोस्तों, मामला 1951 के मामला, जी हाँ दोस्तों, 1951, जी हाँ दोस्तों, इसी के खिलाफ क्या होता है, चुनौती दी जाती है। इसी के खिलाफ क्या होती है, न्यायालय में चुनौती दी जाती है। अब जब न्यायालय में चुनौती दी जाती है दोस्तों, अगर ऐसे समझाने का रहे ना, तो सच में इतना प्यार से बोलते चले जाएं कि मज़ा आ जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि अब लिखते भी रहें, तो जब लिखते रहते हैं दोस्तों, तो फिर थोड़ा सा फ्लो गड़बड़ा जाता है, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अगर आप लेक्चर होता, सामने बैठे होते, तो वाह वाह क्या मज़ा आता फिर ना। तो जब न्यायालय में चुनौती दी गई, आखिर न्यायालय में चुनौती किस कारण दी गई, चुनौती का आधार क्या था, तो चुनौती का आधार सुन लीजिए भैया, चुनौती का आधार ये था, याद रखिएगा, आधार, चुनौती का आधार ये है कि भैया जो अभी
बिहार हाई कोर्ट के खिलाफ जो भैया अपील की गई है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, कामेश्वर, जी हाँ दोस्तों, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य मामला 1951 के मामले में जो निर्णय आया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई है, उसका निर्णय अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। तब कैसे सरकार संशोधन कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, तब सरकार कैसे संशोधन कर सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट यह है कि अंतरिम सरकार, जी हाँ दोस्तों, संशोधन नहीं कर सकती है। अंतरिम सरकार क्या नहीं कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। यह दूसरा आधार बना। और जो तीसरा आधार था दोस्तों, वह क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो न्यायालय के पास है, उसको कम करने की बातें की गई हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 3 आधार दे करके शंकरी प्रसाद भारत संघ मामला 1951 के मामले में प्रथम संविधान संशोधन के खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी गई थी, न्यायालय में चुनौती दी गई थी। लेकिन याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। चलिए भैया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें, ऐसे हैं 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह बात कब की है? चलिए भैया, 1951 से शुरू हुई कहानी। अब देखिए आगे की कहानी सुनिए। एक थे दोस्तों केशवानंद भारती, आपने नाम सुना होगा। यह कहाँ के थे? तो केरल राज्य के थे। केरल राज्य के यहाँ एक मठाधीश हुआ करते थे। अब आप जानते हैं मठों में भूमि बहुत ज़्यादा होती है, जो मंदिर होती है, मठ होते हैं, ठीक है, गुरुद्वारा, तो इनके सबके भूमि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनके पास भी बहुत अत्यधिक भूमि थी। तो जब केरल सरकार ने कानून बनाया और इनके मठ की भूमि लेना चाहा, मतलब लिया और लोगों को वितरित करने लगी, तो दोस्तों क्या होता है, केरल के केशवानंद भारती बनाम जो हैं, केरल राज्य का मामला आपको आता है, सुनाता हूँ, देखिएगा। तो कहने का मतलब, ये जो मठाधीश साहब थे केशवानंद भारती, यह केरल हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। केरल हाई कोर्ट में जब चुनौती देते हैं तो दोस्तों क्या हो जाती है, इनकी अपील खारिज हो जाती है। अंततः यह मामला कहाँ पहुँचता है? आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नोट कर लिए हैं ना, तो नोट कर लीजिए, नहीं फिर हमें मत कहिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए दोस्तों क्या है, आगे बातें कर लेते हैं, यहाँ से बातें देखिए। तो केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती कहाँ के थे भैया? तो यह एक है इंदुनीर, ठीक है, इंदुनीर है कहाँ पर? केरल में। वहीं पर जी हाँ दोस्तों, ये मठाधीश थे, क्या थे? मठाधीश थे। और इन्हीं मठाधीश के कारण आपको जानना चाहिए, तो क्या हुआ था दोस्तों, आपके न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जब न्यायालय में चुनौती दी गई तो केरल का उच्च न्यायालय तो इसे खारिज कर दिया। तब क्या होता है दोस्तों, केशवानंद जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वह बताते हैं, सारी चीज़ें, अपनी बातें रखते हैं। अंततः आपको पता होना चाहिए, केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, केरल राज्य केरल राज्य मामला 1973 के मामले में, तो 73 के मामले में कुल 13 न्यायाधीश की एक पीठ गठित की गई, कुल 13 न्यायाधीश
कि एक संवैधानिक पीठ गठित की गई। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक पीठ गठित की गई। जब संवैधानिक पीठ गठित की गई तो इसके अध्यक्ष थे एस.एम. सीकरी। कौन थे दोस्तों? एस.एम. सीकरी। और जी हाँ, उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अंततः क्या होता है, 7-6 से निर्णय आता है। 7 लोग इसके पक्ष में और 6 लोग इसके है विपक्ष में। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 6 लोग इसके है विपक्ष में होते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब 7-6 से निर्णय आता है। ये बात तो सत्य है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए तो कम। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा, ठीक है, सरकार को एक बहुत बड़ा झटका तब लगता है दोस्तों कि अब अगर सरकार कोई आधारभूत संरचना में क्या करती है, संशोधन नहीं कर सकती है। आधारभूत संरचना में क्या है, संशोधन नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बातें होती हैं, तो अब आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ यहीं से एक बात और निकल के आती है, यहीं से एक बात और क्या निकल के आती है, अगर, ठीक है, अगर क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार से क्या, किसी भी प्रकार से इन्हें क्या होता है, संशोधन जो होता है अब 1973 से अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय डाला जाता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में क्या है, चुनौती दी जा सकती है। तो 2 बहुत बड़े निर्णय आते हैं यहीं से ही, 2 बहुत बड़े क्या होते हैं, निर्णय यहीं से आते हैं। और यह निर्णय जो आया था, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को आया था, 24 अप्रैल 1973। याद रखिएगा, यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत शानदार है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि अब सरकार आधारभूत संरचना में क्या है, संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, तो बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए दोस्तों 10वीं अनुसूची समझते हैं। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, यहाँ से समझिए। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, ठीक है, 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसको आप जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। किसके? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या, ये भी पता होना चाहिए था कि दोस्तों इसमें आखिर किस बात का है। तो दल बदल का नाम सुने हैं, दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसी को बोला जाता है आया राम गया राम। ठीक है, आया राम, ठीक है, गया राम, इसी को कहा जाता है आया राम गया राम। ठीक है, आया राम और गया राम इसी का नाम है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। इसी को क्या कहा जाता है, एक नाम और दिया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग भी इसी को कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, हॉर्स ट्रेडिंग। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, जो दल बदल है, ठीक है, जो दल बदल है। अब देखिए दल बदल का मतलब यहाँ से क्या है कि राजीव गांधी जी की सरकार थी। ध्यान से देखिए, राजीव गांधी जी की सरकार में ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा कि दोस्तों जब क्या होता है, कोई भी विधायक या सांसद, जी हाँ दोस्तों, चुनाव जीतता है किसी पार्टी के नाम से और तुरंत वह दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ऐसी बातें आ गई दोस्तों सामने। क्या आई सामने, राजीव गांधी ने कहा इससे क्या होता है, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार का हनन कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि जनता क्या होती है, पार्टी का देख करके उम्मीदवार को मत देती है
और उम्मीदवार क्या करता है दोस्तों, जीतने के बाद जब प्रतिनिधि बन जाता है उनका तो वह बदल देता है। तो इस तरह जो राजनीतिक अधिकार जनता को मिला है उसका हनन हो जाता है। तब राजीव गांधी की सरकार में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये प्रावधान किया जाता है। ध्यान से देखिए गाने। अच्छा, आया राम गया राम का क्या मतलब है दोस्तों? आया राम गया राम का मतलब ये है, यह बातें ध्यान से समझते जाइएगा। यह हरियाणा के एक विधायक थे। किसके? हरियाणा राज्य है ना हमारा, तो जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के यह विधायक हुआ करते थे। और 1967 में क्या होता है, यह जैसे जीतते हैं चुनाव तो 24 घंटे के अंदर ये बंदा क्या हुआ भैया, विधायक जी, 3 पार्टी बदले। जी हाँ दोस्तों। और फिर बाद में पूछा गया कि आखिर गया राम है कहाँ, तो कहाँ गया राम, अब आया राम हो गए हैं, अर्थात अब आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे घोड़ा बेचा और खरीदा जाता है दोस्तों, उसी तरह यह भी विधायक और जो सांसद होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। देखे होंगे पैसे में यह बिकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों तब राजीव गांधी जी ने क्या कानून बनाया, उनके नज़र में आया कि भैया अगर जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, ध्यान समझते जाइएगा, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, बीजेपी पार्टी है, फिर आपकी एसपी है। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने मान लीजिए ठीक है 100 सीट जीती और ये 50 सीट जीते, ये 20 सीट जीते। अब क्या हुआ, कांग्रेस 100 सीट जीत करके सरकार बना ली। अब क्या हुआ, इन्होंने पैसा दिया और क्या हुआ, इसके जानिए क्या कर दिया भैया, 30 सदस्यों को ले लिया, खरीद लिया 30 सदस्यों को। जैसे ही 30 सदस्य को खरीदा, इसकी संख्या 80 पहुंच गई और इसकी 17 रह गई, तो इनकी सरकार तो गई ना, इनकी सरकार तो चली गई। तब याद रखिए बहुत बड़ी बात है। चलिए और छोटा बारीक अंतर समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों क्या हुआ, इनकी 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है और इनकी क्या है 90 सीट है, ठीक है, ये 20 सीट लिए बैठे हैं, ठीक है, और ये किसी की तरफ नहीं जाना चाहते। अब क्या सरकार इन्होंने बनाया, सरकार जब बनाया तो मान लीजिए 10 लोग इनके तरफ चले गए, 20 लोग, चलिए ये 120 हो गए, ठीक है, ये 20 हो गए। चलिए 120 सीट से लेकर के इन्होंने सरकार बना दी, ठीक है। अब सरकार बना दी, बीजेपी वाले कहें अरे बाप रे ये तो गड़बड़ हो रहा है। इन्होंने क्या किया, इसके कांग्रेस के नहीं, जी हाँ दोस्तों, 30 विधायकों को खरीद लिया। 30 विधायकों को खरीदा तो 30 में जब 90 में 30 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, उनका घटेगा, उनका 90 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बीजेपी की सरकार, यही तो हो रहा है अभी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में देखे आप, एमपी में नज़र आपने देखा होगा, पुदुचेरी में यही तो सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन आखिर कैसे, ये जान लीजिए। तो क्या होता है दोस्तों, राजीव गांधी ने कानून बनाया। क्या कानून बनाया कि अगर किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य क्या होता है, पार्टी छोड़ करके दूसरे में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। 1/3, ठीक है, 1/3 या इससे अधिक सदस्य क्या है, पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी, और अगर इससे कम जाते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगी, सदस्यता रद्द हो जाएगी। जैसे पुदुचेरी का हाल देखे होंगे आप लोग, 30 तो सदस्य हैं, अब इसमें से अगर 20 सदस्य किसी की तरफ मान लो 5-10 सदस्य चले जाएं तो दोस्तों सरकार तो गिरने की संभावना में आ जाएगी ना। 1/3 का मतलब 10। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। 1/3 से कम अगर जाते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, याद रखना, इससे बड़ा दल बदल बना दिया। 51वां संविधान संशोधन लाए 2003 में और कहा कि अब 2/2 मतलब 2/3 अगर सदस्य जाते हैं, 2/3 का मतलब समझ रहे हैं, जैसे क्या होता है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझते जाइएगा, जानना चाहिए बेटा। 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब पहले समझिए। 1/3 का मतलब ये है कि अगर 1/3 जाते हैं कुल सदस्य संख्या का, मान लीजिए कांग्रेस ने क्या है
70 सीटें जीत लिया ना, मान लीजिए कांग्रेस ने 90 सीट जीत लिया, 90 सीट जीत लिया, बीजेपी ने 80 सीट जीत लिया, तो अगर कांग्रेस के 1/3 सदस्य मान लीजिए इससे ज़्यादा जाते हैं या इससे कम, तो इससे कम जाएंगे, 1/3 से कम जाएंगे। 1/3 कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ आया 30 सदस्य आए। अगर 30 सदस्य या इससे अधिक बीजेपी में जाकर के शामिल होते हैं तो दोस्तों क्या है, इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी जो 30 लोग गए हैं। और अगर मान लीजिए 28 लोग गए तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, याद रखिएगा किसने, अर्थात आपके नहीं भैया राजीव गांधी ने। और इसी पर 2/3 कर दिया, तो 2/3 का मतलब ये हुआ कि अब 60 सदस्य अगर जाएंगे तब मतलब अब पार्टी कोई बदलता है तो बहुत बड़ा, याद रखना दोस्तों, उसको ये सफर तय करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत दल बदल, ठीक है, या फिर आया राम गया राम या हॉर्स ट्रेडिंग, जो तीनों में से एक ही शब्द हैं, ठीक है, शब्द यूज कर सकते हो। मेन दल बदल चलता है, आपके बुक में दल बदल दिया है तो करते हैं। तो उसके लिए कानून यह है कि अगर जिस भी पार्टी के 1/3 या उससे अधिक सदस्य छोड़कर दूसरी पार्टी को पकड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, और अगर इससे कम करते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। फिर दूसरा क्या कहता है, 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस दल बदल को बढ़ा करके 2/3 कर दिया। अब अगर किसी भी पार्टी के सदस्य 2/3 या उससे अधिक छोड़ करके जाएंगे, दूसरी पार्टी को शामिल करेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, अगर इससे कम करते तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इस तरह का प्रावधान था। 11वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 11वीं अनुसूची आपको जानना चाहिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जी हाँ दोस्तों, 1992 में यह आया था और 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और इसमें किसका उल्लेख है, तो पंचायत राज का उल्लेख है। किसका, पंचायत राज का उल्लेख है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न है। अगला क्या है दोस्तों, 12वीं। इसके बारे में अभी पूरा हम जब स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वशासन अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन 1992 में आता है, 1993 में ये भी लागू होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, पंचायत राज का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा, नगर पालिकाओं का उल्लेख है। किसका, नगर पालिकाओं का उल्लेख है दोस्तों, याद रखना, कहने का मतलब नगर पालिका का उल्लेख है। किसका, नगर पालिका का। तो इस तरह दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं, इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों याद रखिएगा, अर्थात नगर पालिका और पंचायत दोनों को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये था दोस्तों आज की 12वीं अनुसूची। 12 अनुसूची पर हमने बातें किया, एक एक करके किया। तो दीजिए यहीं पर इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।